स्टार्ट। ठीक है, जैसे मैं हमेशा कराता हूं, ये मेरी यूनिक मेथोडोलॉजी। अच्छा, तो टू मास सिस्टम इन ग्रेविटेशन हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, आप टू मास सिस्टम का मतलब ये होता है, सपोज करो मेरा ये मास भी m है और मेरा ये मास भी m है, राइट। जैसे m1 m2 ले लेते हैं, फिलहाल m1 m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस r है। ये डिस्टेंस जो होता है वो मास के सेंटर टू सेंटर होता है। ठीक है, अगर आप पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो मास टू मास रहेगा, राइट। तो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम टू मास सिस्टम का पूरा ही एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी निकल के आएंगी। अब जैसे मैंने बताया, ये फोर्स आपके अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, तो F12 और F21 आपका लगेगा। तो देखो F12 की वैल्यू जो होगी वो आपकी हो जाएगी, अगर वेक्टर फॉर्मेट में हम लोग रखें तो Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस साइन के साथ में, और इसको मैं यहाँ पे आर कैप लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब इसके वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। और F21 का जो होगा वो हो जाएगा आपका Gm1m2 बाई आर स्क्वायर माइनस आर कैप, राइट। अब आप बोलोगे सर आप ये तो आई कैप होना चाहिए था, आपने आर कैप क्यों लिखा है? मैंने ये जस्ट ड्रॉ किया है जो एक्स एक्सिस पे दिख रहा है, ये जरूरी नहीं कि एक्स पे ही हो, ये कहीं भी हो सकता है सिस्टम। ठीक है, इसलिए मैंने इन दोनों के बीच का जो वेक्टर जा रहा है, ये वेक्टर, ठीक है, जो m1 को m2 से जोड़ रहा है, उसके डायरेक्शन के अलॉन्ग हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन ऑफ वन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये F12, क्योंकि इस बॉडी का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो कितना फोर्स लग रहा है, F12 ही लग रहा है इसके ऊपर। तो F12 बाई m1, तो इसको अगर आप करोगे तो आपको मिल जाएगा ये Gm2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। सिमिलरली अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ 2 निकालें तो ये हो जाएगा F21 बाई m2, और ये आपका इधर की तरफ है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 कितना हो जाएगा, माइनस Gm1 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अगर हम इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालें, ठीक है, अब देखो दोनों मासेस में एक्सेलरेशन है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दो मासेस के ऊपर, दो मासेस को हमने कहीं पे ले जाकर के वैक्यूम में रख दिया है जहां पे और कोई भी ग्रेविटेशनल इफेक्ट इनके ऊपर नहीं आ रहा है, सिर्फ इन दोनों का जो आपस का ही ग्रेविटेशनल इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर है, तो क्या होगा उस कंडीशन में, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होगी। दोनों ही मासेस A1 और A2 एक्सेलरेशन से एक दूसरे की तरफ में बढ़ने लगेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको करें कि अब मुझे ये पता करना है यार ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा या रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। मैं ये पता करना चाहता हूं यार कि मैंने इसके यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस रख दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 पे मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस रख दिया, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो क्या हो जाएगा ये A1 माइनस A2। अगर आप इसे करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, G बाई आर स्क्वायर। ठीक है, M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव एक्सेलरेशन इन दोनों के बीच का। रिलेटिव एक्सेलरेशन मतलब आपने एक मास के ऊपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आपने शिफ्ट कर दिया, तो ये दोनों के बीच का क्या हो गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि दूसरा मास इस एक्सेलरेशन से पहले मास को अप्रोच करेगा, दूसरा मास इस एक्सेलरेशन से पहले मास को अप्रोच करेगा। ये एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला कॉन्सेप्ट में मेंस में पूछा हुआ है। ये एग्जैक्ट चीज जो है वो सेम फॉर्मूला कॉन्सेप्ट में मेंस में पूछा हुआ है, ये मेंस में आया हुआ है। ठीक है, राइट। तो ये हमको रिलेटिव एक्सेलरेशन मिल गया। अब अगर हम चाहें तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, अगर हम चाहें तो रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है मुझे, ठीक है, हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है V12। तो हम क्या करते हैं कि यहां से हम लोग सीधे के सीधे अगर न्यूटन लॉ से चले तो हम इसे इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और आप चाहो तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी यहां लगा सकते हो कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AR। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AR। ठीक है, अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो आप। अगर आप नहीं चाहते इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना, ठीक है, तो आप इसको, सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम इसको
डिफरेंशिएट करके निकाले तो हम क्या लिखते हैं इसको, v dv बाई डी आर इज इक्वल टू g बाई आर स्क्वायर m1 प्लस m2। तो v dv इज इक्वल टू g बाई आर स्क्वायर m1 प्लस m2 इंटू डी आर। ठीक है, तो अब अगर यहां से देखोगे तो अब आपका इसे आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू जी m1 m2, ठीक है, बाई माइनस वन बाई आर, राइट। अब ये आपको मतलब इसमें माइनस साइन जो है वो डायरेक्शनल इंडिकेटिव है, ठीक है, माइनस साइन जो है वो डायरेक्शनल इंडिकेटिव है क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, राइट। तो हम लोग ये बोलेंगे कि जब लिमिट हम लोग रखेंगे, ठीक है, तो इसकी जो ये डायरेक्शनल इंडिकेटिव है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस साइन को हटा के इसकी मॉड वैल्यू कि ये हो जाएगा 2gm1 प्लस m2 बाई आर का अंडर रूट, ठीक है, 2gm1 प्लस m2 बाई आर का अंडर रूट। ये क्या आया, ये v12 आ गया, ठीक है। और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब होता है कि दोनों मासेस एक दूसरे के साथ किस वेलोसिटी से जाएंगे, दोनों मासेस एक दूसरे की तरफ किस वेलोसिटी से जाएंगे, ठीक है। तो दोनों मासेस मतलब आपको जब हम लोग रख रहे हैं और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मैंने आपको क्या बोला कि ये दो मासेस आपके स्पेस में रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसी जगह पे रखे हुए हैं जहां पे इन दोनों के अलावा और कोई चीज है ही नहीं, ठीक है, और किसी भी पार्टिकल का कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आ रहा है, और किसी भी पार्टिकल का कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आ रहा है। तो अगर किसी पार्टिकल का कोई ग्रेविटेशनल इसके ऊपर नहीं आ रहा है तो ये इक्विलिब्रियम नहीं हुआ क्योंकि दोनों में इंडिविजुअली फोर्स लग ही रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं हुआ। ये बैठ के मतलब ये मासेस रुकेंगे नहीं, ये एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करना चालू कर देंगे। तो जब एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करेंगे तो इनका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एक दूसरे की तरफ आने की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी एक बराबर ही होगी दोनों की। मैंने यहाँ पे बोला माइनस साइन डायरेक्शनल इंडिकेटिव है, डायरेक्शनल इंडिकेटिव मतलब ये इसकी तरफ जा रहा है, ये इसकी तरफ जा रहा है, इसलिए हमने इसकी मॉड वैल्यू को लिया है क्योंकि दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम होगी। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, इसकी मैग्नीट्यूड मिल गया इस वेलोसिटी का। तो ये आपका जैसे मैंने पहले बताया ना, एक बार एक्सेलरेशन और एक बार ये वेलोसिटी, ठीक है, ये एग्जैक्टली एज इट इज खाली फॉर्मूले के नाम पे आपसे एग्जाम में पूछी हुई है। इसको निकालने का एक दूसरा तरीका भी, नहीं आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के चक्कर में फंसना है, मत फंसो, ठीक है। आप सीधे क्या करो कि आपको जैसे मैंने बताया आप लिख लो यहाँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ar, यू की वैल्यू 0 तो वी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्सेलरेशन आपने कितना निकाला, रिलेटिव एक्सेलरेशन g बाई आर स्क्वायर m1 प्लस m2 इंटू आर, ठीक है, यहां से आर कैंसिल हो जाएगा, वही चीज आपको सेम मिलेगी यहाँ पे देखो जो हमने निकाला है, यही चीज आपको अगेन सेम मिल जाएगी। तो ये होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड करने का तरीका ग्रेविटेशन में। टू मास सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग अभी टू मास सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहां से आपको एक चीज और समझ में आ गई, ठीक है, एक बार पहले इतना नोट कर लो, एक बार इसको यहां पे आप लिख लीजिए कि मासेस अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, मासेस अंडर ग्रेविटेशनल पुल, फोर्स वर्ड नहीं यूज करते हम लोग, ग्रेविटेशनल पुल यूज करते हैं। मासेस अंडर ग्रेविटेशनल पुल आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल पुल में कोई चीज होगा तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है, वो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो एक दूसरे के ऊपर ट्रेवल करना चालू करेंगे, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कोशिश ये करते हैं कि जो ये हमारा टू मास सिस्टम है, ठीक है, m, हम दोनों मास को सेम ले लेते हैं और m। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं मतलब इन दोनों मासेस को एक सर्कल में रोटेट कर रहा हूं, ठीक है, टू मास सिस्टम रिवॉल्विंग इन अ सर्कल। इसके बीच का जो डिस्टेंस था वो हम 2r ले लेते हैं, ठीक है, सेंटर से इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है, कितना लगेगा,
ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी होगी, इसको हम F12 बोल देते हैं, इसको हम F21 बोल देते हैं। तो F12 इज इक्वल टू F21, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन तो आपको दिख ही रहा है वहां पे। तो क्या हो जाएगा, जी एम इंटू एम बाई 2r का होल स्क्वायर, राइट। अब अगर हम इसे घुमा रहे हैं तो मैं इसको ऐसी स्पीड से घुमाता हूं, ठीक है, मैं इसको ऐसी स्पीड से घुमाता हूं ताकि आपका ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आए। क्यों इक्विलिब्रियम में आएगा, कि जब ये सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो बाहर की तरफ इस पे फोर्स लगेगा, कौन सा, एम वी स्क्वायर, बाहर की तरफ इस पे फोर्स लगेगा कौन सा, एम वी स्क्वायर बाई आर, राइट। तो अगर मान लो ये F12, अगर हम किसी भी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, F12 और एम वी स्क्वायर बाई आर, ध्यान देना, F12 और एम वी स्क्वायर बाई आर अगर आपके इक्वल हो गए समझना जरा बात को ध्यान से, अगर आपके इक्वल हो गए तो उस केस में कितनी वेलोसिटी से मेरे को इसको घुमाना चाहिए, या कितना इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए, लीनियर वेलोसिटी, ये इधर v वेलोसिटी से जा रहा है, ये इधर v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, तो कितनी वेलोसिटी से इनको घूमना चाहिए, सो दैट सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्यूशन such that masses are in equilibrium. इतनी वेलोसिटी से घुमाएं कि मासेस जो हो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएं, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा हमें, इस फ्री बॉडी डायग्राम में जो मेरे ये फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस, इनको इक्वेट करना पड़ेगा। दोनों की डायरेक्शन देखो अलग अलग है, ये किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों की वैल्यू सेम होगी, मतलब मैं बोल सकता हूं F12 मस्ट बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। अब डायरेक्शन तो हमने यहीं पे इक्वेट कर दी, तो खाली F12 का मैग्नीट्यूड रख दो, तो क्या हो जाएगा, ये जी एम इंटू एम बाई 4r स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, क्या हो गया, ये एम बी स्क्वायर बाई आर। तो एक एम से एम कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट जी एम बाई 4r। तो इस वेलोसिटी से अगर हम इसको घुमाते हैं, इस वेलोसिटी से अगर हम इसे घुमाते हैं तो क्या होगा, ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। अब यहीं पे ये चीज पूछी गई है अगेन मेंस में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कैलकुलेट द वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं आपको बताता जा रहा हूं, एज अ कॉन्सेप्ट ही मैं आपको समझाता चला जा रहा हूं। यहीं पे आपको ये भी पूछ सकता है कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, ठीक है, टाइम पीरियड का बहुत सिंपल मतलब है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जितना टाइम लगा, ठीक है, टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, राइट, तो टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन कितना होगा भाई, टाइम किस तरह से निकालेंगे हम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो गया, एक रिवॉल्यूशन में कितना घूमेगा, 2πr, 2πr डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड अभी अभी आपने निकाला जी रूट जी एम एम बाई बाय 4r, 4r। ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये ऐसा लिख लेते हैं, 2πr अंडर रूट 4r बाई जी एम, ठीक है। तो इस r को अगर आप अंदर ले जाओ और इस 4 का 2 बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा 4π अंडर रूट r क्यूब बाई जी, ठीक है। तो आप कभी भी, ठीक है, आप कभी भी किसी भी कंडीशन में जब आप लोग ये टाइम पीरियड निकालोगे, कैसा भी टाइम पीरियड, कौन सा टाइम पीरियड, किसी भी प्लैनेटरी मोशन का टाइम पीरियड, किसी भी प्लैनेटरी मोशन का टाइम पीरियड, ठीक है। मून हमारे अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रही है, बहुत सारे प्लैनेट इधर उधर किसी न किसी के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं, हर वो टाइम पीरियड आपको हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब ही मिलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आपको टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हमने टू मास सिस्टम में देखा, टू मास सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, टू मास सिस्टम में अभी हमने फोर्सेस देखे, तो आपको टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करने बोल सकता है, तो टी स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, राइट। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ
सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। देखो ये हमने लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि कोई भी बॉडी जो है वो तभी मूव करती है जब आप उस बॉडी पे लगने वाले सारे ही फोर्सेस का वेक्टर सम निकाल लो। और उसके लिए हम लोग क्या करते थे, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते थे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब कि अगर मान लो हम थ्री मास सिस्टम लेते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पहले अदर डेफिनेशन आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। द नेट सम of all gravitational pull इसको वेक्टर सम लिख लेते हैं, द वेक्टर सम of all gravitational pull on a single body, ठीक है, is known as superposition of forces। जैसे कि मैं आपको थ्री मास सिस्टम दिखाता हूं। थ्री मास सिस्टम में अगर मान लो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, M1, M ही लेते हैं हम, मास M लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा हमारे इजी हो जाए, बस M लेने का एक ही पर्पस है, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। और सपोज करो मैंने बोला इसका साइड A है, ठीक है। अब किसी भी एक बॉडी पे मुझे फोर्स निकालना है, ठीक है, मुझे किसी भी एक बॉडी पे फोर्स निकालना है, राइट। तो आप ध्यान से देखो, एक तो सारे फोर्सेस कौन से फोर्स होंगे, आपके पुल होंगे, ठीक है। मतलब अगर इन दोनों बॉडी के बीच में बात करें तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों बॉडी के बीच में बात करें तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों बॉडी के बीच में बात करें तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यहां पे देखो कि अगर मुझे इसके ऊपर आपका फोर्स निकालना है, नेट फोर्स, सपोज करो मैं इसको बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 2 एंड बॉडी नंबर 3 बोल देता हूं। तो ये क्या हो गया, F3 पे 1 के कारण लग रहा है, ठीक है, और ये F3 पे 2 के कारण लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो F3 पे जो 1 के कारण फोर्स लग रहा है और F3 पे जो 2 के कारण फोर्स लग रहा है, इनका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड खाली देखें तो क्या हो जाएगा, जी एम इंटू एम बाई ए स्क्वायर, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, राइट। लेट अस से कि ये F है, लेट कर लेते हैं कि इस वैल्यू को हम लोग F बोलेंगे। अब आप देखोगे तो यहां से आपने पैरेललोग्राम बनाया और इनका अगर आप वेक्टर सम करोगे तो ये इनका रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है, ये मेरे को रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा, राइट। तो ये एंगल आपका कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, अंडर रूट F31 का होल स्क्वायर प्लस F32 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F31 इंटू F32 कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का लगने वाला एंगल। अब देखो F31 मतलब F लिया है आपने, F32 को भी F लिया है, 2F इंटू F इंटू कॉस 60, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, कॉस 60 1/2 होता है, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आप देखोगे ये आएगा √3F, यानी कि √3 GM² बाई A स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी बॉडी पे आप चाहे आप 1 पे निकालो नेट फोर्स, आप 2 पे निकालो नेट फोर्स, या आप 3 पे निकालो नेट फोर्स, ठीक है, किसी भी बॉडी पे अगर आप नेट फोर्स निकालोगे तो नेट फोर्स क्या होगा, हमेशा नेट फोर्स हमेशा क्या होगा, √3 GM² बाई A स्क्वायर, ठीक है। और बॉडी ट्रेवल किधर करेगी, बॉडी ट्रेवल किधर करेगी, ठीक है, बॉडी ट्रेवल करेगी, देखो तीनों को अपने अपने नेट फोर्स के डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। तो ये तीनों ही बॉडी, ठीक है, ये बहुत मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको। पहला तो ये नेट फोर्स आ गया, नेट फोर्स किसी भी एक बॉडी पे, चाहे 1 पे निकालो, चाहे 2 पे, चाहे 3 पे,
इस केस पे तीनों पे नेट फोर्स सेम होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, √3gm²/a²। और कहां से निकाला हमने, वेक्टर सम से निकाला इसको, राइट। और अगर ये बॉडी तीनों, अब क्या होगा, तीनों ही बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है क्योंकि तीनों पे नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है। और बॉडी ट्रेवल किधर करती है, नेट फोर्स के डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, यानी कि जो ब्राउन कलर से जो लाइन बना हुआ है, ठीक है, बॉडी इसके डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। तो तीनों ही बॉडी अपने अपने इस नेट फोर्स के डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, सबका नेट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। तो तीनों ही बॉडी आके मिलेंगी कहां, सेंट्रॉइड पे, ठीक है। अगर तीनों मास को हमने सेम रखा हुआ है तो बॉडीज विल कोलैप्स एट सेंट्रॉइड आफ्टर सम टाइम, ठीक है। आपसे पूछ सकता है इसमें कि भैया एक्सेलरेशन कितना होगा, किसी भी एक का, मान लो इसका हमने पूछ दिया कि एक्सेलरेशन ऑफ मास नंबर 3, एक्सेलरेशन ऑफ मास नंबर 3 कितना हो जाएगा आपका। तो एक्सेलरेशन ऑफ मास नंबर 3 कितना हो जाएगा, m इंटू एक्सेलरेशन में कैपिटल ए इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे स्मॉल ए लिया हुआ है, तो √3gm²/a²। तो यहां कैंसिल, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहे हैं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, √3gm/a², ठीक है। क्वेश्चन बनाने वाले आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम लोग एक के बाद एक पढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 4 मास सिस्टम को, तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि आप ये भी पूछ सकते हो कि सर क्या जरूरी है कि हमेशा स्क्वायर शेप में ही मिलेगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सिंप्लीफाइड चीजें ले रहा हूं ताकि आपको आराम से समझ में आए। मैं सारे मासेस को सेम ले रहा हूं, आप सेम कॉन्सेप्ट, और आपसे क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाएंगे। किसी का इंटरेस्ट नहीं है आपको जबरदस्ती कैलकुलेशन में फंसाने का, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि हम ये समझ सकें कि आप जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हो वो सही समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मान लो ये हम सारे मासेस को m ले रहे हैं, ठीक है, और हम इसकी साइड को a ले रहे हैं कि ये स्क्वायर है आपका। नंबरिंग कर देते हैं हम लोग 1 2 3 4, आप किसी पे भी निकाल लेते हैं हम लोग। सपोज करो हमने 1 पे 3 पे निकाल दिया हमने कि नेट फोर्स कितना लगेगा 3 पे। आप देखो हर मास जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स ही लगाएगा एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और तो क्या, जैसे कि मान लो हम इस मास नंबर 3 की बात कर रहे हैं, तो मास नंबर 3 पे ये मास नंबर 2 फोर्स लगाएगा, एक मास पे बाकी के तीनों मास ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे ना, और साथ ही साथ आपका ये भी तो लगाएगा फोर्स, ठीक है। तो डायगोनल के भी उसमें फोर्स लगेगा। अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, नेट फोर्स ऑन मास नंबर 3। क्यों 3, किसी पे भी निकाल सकते हो, सबकी वैल्यू सेम मिलेगी क्योंकि हमने बहुत ही आइडेंटिकल केस लिया हुआ है, ठीक है। सारे मासेस हमने इक्वल लिए हुए हैं, सारे डिस्टेंस को हमने इक्वल लिया हुआ है, ठीक है। तो हर मास पे फिलहाल आपको फोर्स सेम मिलेगा, बस हम आपको तरीका सिखा रहे हैं। तो देखो आपको क्या करना होगा कि देखो 3 पे लग रहा है, ये मास को हमने 4 बोला है, तो 3 पे लग रहा है 4 के कारण। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसे 2 बोला है, तो 3 पे लग रहा है 2 के कारण, और ये लग रहा है 3 पे 1 के कारण। तो देखो 3 पे जो 4 के कारण लग रहा है और 3 पे जो 2 के कारण लग रहा है, इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा और इसकी वैल्यू होगी gm इंटू m/a², ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। उसके बाद आप 3 पे जो 1 के कारण लग रहा है, ठीक है, इसका आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, gm इंटू m/डिस्टेंस। अब इन दोनों मास के बीच का होगा, ये डायगोनल के डिस्टेंस के बराबर होगा। डायगोनल आपका √2a होगा, तो ये √2a² हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा हो गया फोर्स। अब इसको हम लोग जरा समझे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो पहले हम क्या करेंगे कि आपका जो 3 4 और 3 2 है, इनका वेक्टर सम निकालेंगे, वो इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो इनका वेक्टर सम क्या हो जाएगा, देखो बीच का एंगल 90 डिग्री है, और दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो उनका वेक्टर सम क्या हो जाता है, 3 4 का स्क्वायर प्लस 3 2 का स्क्वायर, ठीक है। आप देखो दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसे आप रखोगे। आप सपोज करो इसको हम लोग एफ लेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये f² प्लस f², ठीक है। इसको हम लोग वेक्टर f बोल देते हैं फिलहाल, ठीक है, या
इसको हम लोग कुछ और नाम दे देते हैं, ठीक है। या हम लोग इसको ऐसा लिख देते हैं F34 प्लस F32 का वेक्टर सम, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ रहा है, √2f के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब आप अगर देखोगे कि इनका जो वेक्टर सम आया, ठीक है, और जो ऑलरेडी आपका कौन सा फोर्स था, ठीक है, F31 था, ये इन दोनों के वेक्टर सम के डायरेक्शन में ही है। तो आपने F34 प्लस F32 निकाला था और उसमें आपने F31 और ऐड कर दिया, तो ये √2f मतलब √2gm² बाई a² हो जाएगा, प्लस ये वाली चीज उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है, F31, तो ये हो जाएगा gm² बाई 2a²। अब डायरेक्टली कैसे ऐड हो गई ये, डायरेक्टली कैसे ऐड हो गई, डायरेक्टली ऐड नहीं हुई है, कैसे ऐड हो गई डायरेक्टली, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं दोनों वेक्टर। देखो जब एक ही लाइन में आ जाएगा तो आप उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। तो आप यहां से देखो gm² बाई 2a² अगर कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 2√2 + 1। तो ये मेरा नेट फोर्स हो गया। अगेन ये चीज 4 मास सिस्टम में इक्विलिब्रियम कंडीशन में फोर्स मेंस के एग्जाम में 4 ऑप्शन के साथ में पूछा हुआ है, उसका आंसर ये होता है, ठीक है। इसको जरा वापस से एक बार 3 मास सिस्टम को देखते हैं, ठीक है, कि देखो मेरा सर 3 एक मास मिनट वापस सिस्टम है। कर दो। देखो आप इसमें अब हम लोग देखते हैं 3 मास सिस्टम को वापस से, ठीक है। 3 मास सिस्टम, हम वही इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, राइट। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने मासेस को लगाया, डिस्टेंस a है, साइड साइड जो है a है। अब देखो ये अट्रैक्टिव है सारे फोर्सेस, ठीक है। अब जो मैं आपको चीज बता रहा हूं, मैं आपको $1 मिलियन चीज बताने जा रहा हूं जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगी। अगर आपसे कोई बोले कि यार आपका ये मोशन कैसा होगा, क्या इसका पिक्टोरियल व्यू आप ट्राई कर सकते हो बनाने का, तो देखो क्या होगा। आपका जो मास नंबर 1 है ना, ठीक है, वो मास नंबर 2 की तरफ जाने की कोशिश, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं। मास नंबर 1 मास नंबर 2 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, मास नंबर 2 मास नंबर 3 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, मास नंबर 3 मास नंबर 1 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जो इनके फोर्सेस लग रहे हैं, कुल मिला के जो इनका नेट एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, अपने अपने नेट रिजल्टेंट फोर्स की तरफ, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स की तरफ होगा। लेकिन जो इसका मोशन होगा ना, वो कुछ, मैं आपको जो ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, इसका मोशन कुछ इस तरीके से होता है। और ये धीरे धीरे आते हुए कहां मिलेंगे, ये सेंट्रॉइड पे मिलेंगे, ठीक है। अब हमें इसके मोशन के पैटर्न से मतलब नहीं है, ये तो जस्ट आपका जीके बढ़ाने के लिए कि मोशन कभी भी होगा, स्लो मोशन में देखोगे तो इस तरह से होगा। हमें मतलब है नेट फोर्स पे। तो जो नेट फोर्स आपको मिल रहा है वो सेंट्रॉइड की तरफ में मिल रहा है, और इस फोर्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, gm², सॉरी √3, सॉरी, इस नेट फोर्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं √3gm² बाई a², ठीक है। किसी भी एक की हम लोग बात कर रहे हैं ये। अब अगर ये नेट फोर्स हमें मिल चुका है, ठीक है, और अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि नहीं, हमें इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेकर के आना है, ठीक है, हमें इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेकर के आना है, ठीक है। देन टू मेक द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम क्या करना पड़ेगा हमें, 3 masses will revolve in a circular motion having center at its centroid, है ना। तो सेंट्रॉइड के अबाउट इसका नेट फोर्स 0 हो रहा था, सेंट्रॉइड पे ही तीनों आके मिल रहे थे। तो सेंट्रॉइड के अबाउट आप रेडियस लेते हुए, तो ये जो लाइन है जो यहां से यहां तक जा रही है, ठीक है, ये वाली जो आपकी लाइन है,
ठीक है, ये आपका हो जाएगी रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन, ये ठीक है जो मैंने ब्राउन से बनाया। ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री। अब इस तरीके से सर्कुलर मोशन में घूमेगा। जब ये सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी v, और इस पे फोर्स बाहर की तरफ लगेगा mv² बाई स्मॉल r, जो हमने रेडियस लिया है। तो सबसे पहले हम स्मॉल आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इस ट्रायंगल में आप देखेंगे तो देखो ये आपका स्मॉल आर हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका a/2 हो जाएगा, ये हाफ, ठीक है। तो अब अगर आप cos 30 निकालोगे तो cos 30 आपका क्या हो जाता है, बेस मतलब a/2 इंटू हाइपोटेनस r। cos 30 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, √3/2 इज इक्वल टू a/2r, 2 कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू आपको मिल गई a/√3। क्योंकि r हमें नहीं पता ना, हमें तो ये पता है, तो आर हमें इन टर्म्स ऑफ ए निकालना पड़ेगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप इसमें फोर्सेस बैलेंस कर दो। तो फोर्स तो आपने ऑलरेडी निकाल रखा है कितना, जो आपका ये ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल जो है वो तो अंदर की तरफ लग रहा है इधर, ये ठीक है, ये एफ है आपका। तो दिस एफ मस्ट बी इक्वल टू mv²/r, ठीक है। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3gm² इज इक्वल टू mv²। आर की वैल्यू आप रखोगे a/√3, तो ये √3 कैंसिल, ए से एक पावर कैंसिल, मास एक कैंसिल, तो वेलोसिटी कितनी आई देखो, √gm/a। वेलोसिटी कितनी आई, √gm/a। और अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये पूछा हुआ है अगेन, ये एडवांस में पूछा हुआ है एक बार, ठीक है, ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है जो हम लोग कर रहे हैं अभी, राइट, ये कॉन्सेप्ट। और इसका टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड निकालोगे तो क्या हो जाएगा देखो, 2πr डिवाइडेड बाई v, वैल्यू पुट कर दो 2π, r की वैल्यू a/√3, और v को देखो रखोगे तो क्या हो जाएगा, √a/gm। तो यहां से देखो 2π को आप बाहर रहने दो, इस a को अंदर ले जाओगे तो क्या मिलेगा, ये a³ डिवाइडेड बाई 3gm। तो मैंने क्या बोला था, कभी भी सॉल्व करके देखो, कहीं से भी किसी का भी टाइम पीरियड निकालो, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³, यही आपको हमेशा कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। और ये है केपलर्स का लॉ, जब केपलर्स लॉ में पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीज डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो हमेशा टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपको हमेशा ऐसा ही मिलेगा, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, ठीक है। तो ये आपका पूछा हुआ था, टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पूरी वैल्यू पूछी हुई थी, दोनों ही चीजें पूछी थी, वेलोसिटी और टाइम पीरियड निकालना था। तो ये जेई एडवांस में एक बार पूछा हुआ कॉन्सेप्ट है, राइट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ ग्रेविटेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वो ग्रेविटेशन जिसको अभी तक हम लोग जनरलाइज दो मासेस में बात कर रहे थे, इसको हम लोग थोड़ा उठा के अर्थ पे ले आते हैं, ठीक है। कैसे ले आते हैं कि भाई अर्थ आपके ऊपर फोर्स कैसे लगा रही है, ठीक है। तो अगर आप अर्थ के सरफेस पे कोई भी चीज रखे हो, ठीक है, और आपका जो है ना वो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, आपकी हाइट मैक्सिमम 1 मीटर होती है, 1.5 मीटर, 1.25 मीटर हमारी हाइट इतनी होती है ह्यूमन बॉडी की, और अर्थ का जो रेडियस है वो है आपका 6400 किलोमीटर, ठीक है। ये वैल्यूज अब कुछ कुछ थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अर्थ का जो रेडियस होता है वो होता है 6400 किलोमीटर, या इसको हम लोग लिखते हैं 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। अर्थ का जो मास है इसको हम लोग हमेशा कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, ये होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। तो अर्थ, जब हम लोग जी की बात कर रहे हैं तो हम एक अजम्पशन लेते हैं, यहां पे मैं यहां पे अजम्पशन लिख रहा हूं, हर वो चीज जो कि मैथमेटिकली डेवलप करी गई है, ठीक है, उसको किसी ने भी अर्थ को खोदते हुए जाके सेंटर तक तो आज तक कोई आदमी गया नहीं कि देखने के अर्थ का सेंटर कैसे दिखता है। गड्ढा खोदते 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 अंदर सर के 6400 किलोमीटर रेडियस तो किसी ने आज तक खोदा नहीं, ठीक है। तो किसी को नहीं पता कि अर्थ के सेंटर पे एक्चुअली क्या है। तो वो क्या है, वो सारी थ्योरी है, ठीक है, वो जो है वो सारी थ्योरी है, और उस थ्योरी के पीछे कुछ ना कुछ एजम्पशंस हैं कि ऐसा होता होगा वैसा होता होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमने एक एजम्पशन ले लिया कि लेट एंटायर मास ऑफ अर्थ is concentrated at its center.
तो इसका एनालॉजिकल डायग्राम कैसा बन गया कि ये कैपिटल एम मास है और इससे आर डिस्टेंस पे एक स्मॉल एम मास, यानी कि इस आदमी का मास स्मॉल एम है, ये है, और ये अर्थ का मास, और बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है, जो कि अर्थ के रेडियस के बराबर है। तो इसके बीच अब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्शन रहेगा। आप भी अर्थ को उतने ही फोर्स से खींच रहे हो जितने फोर्स से अर्थ आपको खींच रहा है, ठीक है, आप भी अर्थ को उतने ही फोर्स से खींच रहे हो जितने फोर्स से अर्थ आपको खींच रहा है। तो अब अगर आप देखोगे तो यहां से आपका फोर्स कितना लग गया, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास है, बिल्कुल सही समझा आपने। ये जो हम लोग बोल रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड, इसका मतलब अर्थ का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे है, ये बता रहे हैं हम लोग। तो ये फोर्स किस पे लग रहा है, आपके ऊपर लग रहा है, ठीक है, तो आपकी बॉडी पे ये फोर्स एफ लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, अगेन यू आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, आपके ऊपर एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो जो एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा वो, एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, ये न्यूटन सेकंड लॉ है, ठीक है। तो अगर आप इसे देखोगे तो ये मास कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। एंड इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये स्मॉल जी की वैल्यू, इस ए को हम लोग स्मॉल जी लिखते हैं, और ये होता है आपका जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आप जी की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर आप बात करें, एट सरफेस ऑफ अर्थ पे हम लोग बात करें, तो अगर आप कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, एम की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर 4, आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 रखोगे तो जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलती है। तो ये वैल्यू कांस्टेंट है। और क्यों कांस्टेंट है, ये हर मास के लिए कांस्टेंट है, हर कोई भी मास, ठीक है। ये एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी है, तो किसी भी बॉडी के लिए ये एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट है, राइट। और इसका डायरेक्शन कहां होगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन will be towards the center of earth। ये जी का जो डायरेक्शन होता है ये अर्थ के सेंटर के डायरेक्शन में होता है। देखो ना यहां पे ये एक्सेलरेशन इधर आएगा, ये मास नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका अर्थ के सेंटर पे होता है। और इसके पीछे हमने एक अजम्पशन लिया, ये अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और अजम्पशन है कि अर्थ इज आइसोट्रॉपिक, ठीक है। ये एक और अजम्पशन है इसमें कि अर्थ जो है हमारी वो आइसोट्रॉपिक है। आइसोट्रॉपिक मतलब उसका जो मास है वो पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका जो मास है वो पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है।